हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम CAIB एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इसका एक पेपर दैट इज़ BFM इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। और इसमें जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। दिस टॉपिक इज़ पार्ट ऑफ मॉड्यूल A चैप्टर 4 डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट एंड दिस इज़ पार्ट 7। तो दिस सेशन इज़ सीरीज़ हमारा जो लेक्चर्स है उसमें एक सेशन है जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है एंड पहले भी पूछा गया है, ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर फाउंडेशन सीरीज़ लेक्चर। इसके अलावा लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप CIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग साइकिल, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सम गाइडेंस एंड वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द मास्टर कोर्स। तो यहाँ पर आपको सारे जो कंपोनेंट्स है ABM, BFM, ABFM, DRBL चारों से रिलेटेड मास्टर कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस, ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ क्विज एंड ऑल्सो देर आर स्पेसिफिक जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें एंड यू हैव एन आइडिया ऑफ द स्कोर दैट यू मे बी गेटिंग इन द एग्ज़ाम विद दिस। रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्ज़ाम आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो ऑल ऑफ दिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू कैन यूज़ द कोड CAIB75, जिससे आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है on whatever course you are purchasing. Okay, so let me tell you कि चारों components का सिंगल कोर्स भी है एंड ऑल्सो सिंगल components का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। लेट्स से ABM आपका हो गया, बाकी हो गया BFM बचा हुआ है, तो ओनली BFM का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। यू कैन क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द डेवलपमेंट की UCP का कैसे हुआ था इन द प्रीवियस सेशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि UCP 600 विच इज़ द लेटेस्ट एंड द वन जिस के बेसिस पर अभी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इशू किए जाते हैं, इसके डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो ये ICC जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसका पेरिस टास्क फोर्स बनाया गया था। और एज यू नो 600 ये कब आता है? 2007 में आता है। ओके, तो 2003 से इसके लिए तैयारी शुरू हो गई थी। तो बैंकिंग कमीशन 2003 में आया था, उसने अप्रूव किया टास्क फोर्स के द्वारा। सारा रूपरेखा बताया गया कि वी हैव टू मेक दिस चेंजेस इन द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस एंड उसको हम 600 के नाम से लेकर आएंगे, UCP 600। तो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया, डिबेट किया गया ICC मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा और इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड था। और यहाँ डॉग डेस्क डिसीशंस जो है वो लिए गए। ठीक है, डॉग डेस्क क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि ICC का डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सपर्टीज एक फोरम टाइप का है। वहाँ पर आपको जो है इस पर्टिकुलर जब भी चेंजेस हम कर रहे हैं, नया जो है UCP लेकर आ रहे हैं, वी हैव टू डिसाइड बेस्ड अपॉन द डिस्कशंस दैट आर हैपनिंग, डॉग डेस्क डिस्कशंस के बेसिस पर। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 39 आर्टिकल्स के आसपास आप देखोगे इस पर्टिकुलर UCP 600 में। वी विल सी व्हाट आर दोस एंड ग्रुपिंग आर्टिकल्स का अलग अलग तरीके से किया गया है। तो आर्टिकल 1 to 5 में आपको डेफिनेशंस, इंटरप्रिटेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, अंडरलाइंग इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल 6 to 10 में अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट एंड प्लेस, ऑब्लिगेशन क्या है, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 11 to 17 प्री एडवाइज्ड क्रेडिट्स, नॉमिनेटेड बैंक, रीइंबर्समेंट अरेंजमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। 18 में कमर्शियल इनवॉइस, 19 to 27 ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का डिस्कशन है। 28 में इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। 29 to 33 एक्सटेंशन, टॉलरेंस, पार्शियल एंड इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स, प्रेजेंटेशन के आर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। 34 to 37 यू हैव डिस्क्लेमर्स। 38 39 में ट्रांसफरेबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स, जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द लेटर ऑफ क्रेडिट उस पर है। तो कुछ आर्टिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं विच बेयर एन इम्पॉर्टेंट रोल एज फार एज LC इश्यू करने की बात आ रही है। तो यहाँ पे चेंजेस भी क्या क्या आए हैं वो भी हम देख लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 500। ठीक है, UCP 500 में कुछ था और उससे चेंज किया गया 600 में, वो देखेंगे। एंड 600 में दिया क्या है ऑब्वियसली वो भी हमें पता चल जाएगा। तो आर्टिकल 1 में ये जो है UCP 600 जो है किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है ऐसा नहीं है। एक्सप्लिसिटली
हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के जो रूल्स एंड नॉर्म्स वहाँ पर जो दिए हुए हैं उसमें लिखना पड़ेगा कि ये पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू यूसीपी 600। ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ तो फॉलो करना है। ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट कंपल्सरी दैट यू हैव टू इंक्लूड दिस, बट या इफ़ यू हैव रिटन दिस ओनली देन यूसीपी 600 के रूल्स एंड नॉर्म्स वहाँ पर अप्लाई होंगे। आर्टिकल 2 की जब हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता है, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स बना ही दिया गया है, फिर आप अपने से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो, कोई इशू होता है तो इंटरनेशनली उसको सेटल कैसे करें, तो ये सारे दिक्कत आती है। तो यूसीपी 600 इंक्लूड कर ही दो अपने में एंड फॉलो ऑल ऑफ दो सेट ऑफ रूल्स, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो इसमें आर्टिकल 2 में दिया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है ये एक अरेंजमेंट है दैट इज़ इररिवोकेबल बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो और इसके जो डेफिनेशंस है 2 एंड 3 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 2 एंड 3 में इरिवोकेबल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट में इट इज़ नॉट रिटन कि किस टाइप का ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, देन इट विल बी इरिवोकेबल बाय डिफ़ॉल्ट। इरिवोकेबल मीन्स बीच में कोई भी पार्टी आकर मैं कैंसिल कर रहा हूँ ये ऐसा सडनली नहीं कह सकते। अब आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 2 में इरिवोकेबल का क्या मीनिंग है एंड ऑल दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इरिवोकेबल होता है। देन ये भी दिया हुआ है कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो है इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए ओपन है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं गुड्स सेंड करने का वो इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू होगा, ऐसा आर्टिकल 3 में दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर मेंशनिंग कि ये रिवोकेबल है। आर्टिकल 7, 8 एंड 12 बी में रोल दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनेटिंग बैंक। अब आर्टिकल नॉमिनेटेड बैंक, सॉरी, इन आर्टिकल 9 में क्या है, बैंक जो भी ऑथेंटिसिटी है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट और साथ के साथ सर्टिफाई करना है कि डॉक्यूमेंट्री जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो भी भेजा गया है बाय द बेनिफिशियरी बाय द एक्सपोर्टर वो सर्टिफाई करने हैं उनको कि ये सही है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करना है, लेटर ऑफ क्रेडिट को भी सर्टिफाई करना है। आर्टिकल 9 में ये दिया हुआ है। अब आर्टिकल 10 में दिया हुआ है चेंजेस, बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट एनी चेंजेस अगर किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल 10 में कि कोई भी चेंजेस अगर आपके एलसी में किए जा रहे हैं तो वो बेनिफिशियरी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके लिए। इफ़ नॉट एक्टेड अपॉन, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। आर्टिकल 14 में दिया हुआ है टाइम जो बैंक्स को मिल रहा है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 7 डेज का टाइम पहले था यूसीपी 500 में, नाउ इट इज़ 5 डेज इन यूसीपी 600, वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। अब एट जो यहाँ पर है वी कैन से आर्टिकल 14 से रिलेटेड ये पॉइंट, तो नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स नॉन मैचिंग है तो यूसीपी 500 में दिया हुआ था कि वर्ड टू वर्ड ऐसे मैचिंग करना होगा, बट यूसीपी 600 में दिया है कि एकदम मिरर इमेज वर्ड टू वर्ड मैच करने की जरूरत नहीं है, बट एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। ये कह रहा है कि राइट जाओ, दूसरा डॉक्यूमेंट कह रहा है कि लेफ्ट जाओ, तो दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बट या वर्ड टू वर्ड मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अब 14th आर्टिकल में ये भी दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन जो है प्रेजेंटेड बाय बेनिफिशियरी टू बैंक टू बी 21 डेज, और जो भी डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट में टाइमिंग दिया हुआ है तो उसके हिसाब से उनकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अदर देन दैट 14G में ये दिया हुआ है कि कोई भी रिक्वायरमेंट है क्रेडिट का उसको रिक्वायर्ड टू बी पार्ट नॉट रिक्वायर्ड टू बी नॉट पार्ट ऑफ अ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा क्रेडिट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट के प्रोसेस में कोई वेरिएशन नहीं ला रहा है, ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डिटेल्स जो है वो बैंक इग्नोर करेगा वाइल चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स। अब आर्टिकल 15 में नॉमिनेटेड या इशूइंग बैंक है, सेटलमेंट प्रोसेस वंस जो कंप्लायंस वगैरह जो है वो हो गया, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो गए, उसके बाद इसने जो है सेटलमेंट का प्रोसेस यानी कि पेमेंट लेना देने का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। अब आर्टिकल 16 में दिया हुआ है ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं विच कैन बी कॉल्ड डिस्क्रिपेंट, यानी कि सही नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स किसी प्रेजेंटर को, अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर लाए गए हैं, जो भी पर्सन ने इसे प्रेजेंट किया है
तो जो भी यहाँ पर बेनिफिशियरी द एक्सपोर्टर इज गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो अगर वो डिस्क्रेपेंट है तो उनसे बातचीत करके वो जैसा कहते हैं उसके हिसाब से करेंगे। अब यूसीपी 600 में ये दिया गया है कि ये प्रेजेंटर जब तक अपने इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, डॉक्यूमेंट्स को ऑन होल्ड रखा जाएगा इफ देर इज सम डिस्क्रिपेंसी दैट इज फाउंड इन दैट। और कोई वेवर अगर रिसीव होता है कि हाँ डिस्क्रिपेंसी के साथ भी आप ये डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करवा सकते हो, दैट इज़ वेवर, तो वो रिसीव होने तक दिस विल बी केप्ट एन होल्ड, एंड पेमेंट जब तक नहीं मिली तब तक इट विल बी ऑन होल्ड। आर्टिकल 17, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल सिग्नेचर, मार्क, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें इशूअर का जो है होना चाहिए, और साथ के साथ जिस तरीके से डॉक्यूमेंट में स्टेटेड है वो होना चाहिए। अब आर्टिकल 28 में दिया हुआ है, तो वी आर स्किपिंग फ्यू आर्टिकल्स बिकॉज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। और इंश्योरेंस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 28 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 28 इज अ एक्सप्लिसिट आर्टिकल रिलेटेड टू इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, तो ये याद रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 16 पे क्वेश्चन आया है कि डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। देन 18 इज ऑल्सो कमर्शियल इनवॉइस से रिलेटेड आर्टिकल एक्सप्लिसिट है, तो दीज यू कैन रिमेंबर, एक्सप्लिसिट आर्टिकल्स पे क्वेश्चन थोड़ा आ जाता है, ठीक है। वाइडर कवरेज होना चाहिए 100, वी नो कि 110% जो है इंश्योरेंस होना चाहिए ऑफ सर्टेन कॉस्ट्स विच वी हैव ऑलरेडी सीन। और कैन एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स विद एक्सक्लूजन क्लॉजेस, कुछ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, कुछ सिचुएशंस, तो दोज आल्सो कैन बी एक्सेप्टेड। और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉक्सीज वगैरह भी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स में साइन कर सकते हैं। 31 में न्यू प्रेजेंटेशन, पार्शियल ड्राइंग्स, शिपमेंट्स, उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो है दिया गया है। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स ट्रांजिट में अगर लूज हो जाते हैं तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। कंफर्मिंग इशूइंग बैंक रीइंबर्स, नॉमिनेटेड बैंक ने पैसे दे रखे होते हैं, नॉमिनेटेड बैंक इज द बैंक दैट गिव्स द मनी, तो उनको इशूइंग कंफर्मिंग बैंक जो है रीइंबर्स करेंगे। और इवन इफ डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट इन द ट्रांजिट दिस हैज टू बी रीइंबर्स्ड। अब कोई आर्टिकल 36 में दिया हुआ है कि कोई फोर्स मेजोर है, यानी कि ऐसा कोई इशू आ जाता है कि जो भी गुड्स ट्रांसफर होने या फिर पेमेंट्स होने उसमें बड़ा इशू आ जाता है। बैंक्स विल नॉट ऑनर और नेगोशिएट अंडर अ क्रेडिट दैट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द फोर्स मेजोर इवेंट, ठीक है। तो कोई लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सपायर हो गया है, लेट्स से 10 डेज का था, ये 10 डेज जो है बहुत खूब घमासान जो है साइक्लोन आ गया तो ये एक्सपायर हो गया, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बैंक विल नॉट कंटिन्यू दिस थिंग, ये न्यू लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर आपको आना पड़ेगा। आर्टिकल 38 में ट्रांसफरेबल क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में है। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेकेंडरी बेनिफिशियरी मस्ट बी मेड टू ट्रांसफरिंग बैंक, ठीक है। तो जो भी बैंक सेकेंड बेनिफिशियरी, ऑब्वियसली जो लेटर ऑफ क्रेडिट है एक बेनिफिशियरी है, एंड देन इट इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड, समटाइम्स ये ऑब्लिगेशन जो है गुड्स नहीं दे पाता तो ये ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे को, तो ये सेकंड बेनिफिशियरी, तो सेकंड बेनिफिशियरी को जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो बैंक भी लेट से ट्रांसफ़र हो रहा है, इशूइंग बैंक वगैरह, तो ऐसे में ट्रांसफ़र होने पर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग जो है सही से प्रेजेंट करना है, ये चीज़ कहा गया है, राइट। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट रिलेटेड आर्टिकल 19 टू 24 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग, इसके बारे में बताया गया। बिल ऑफ लेडिंग क्या है, शिपमेंट जो कर रहे हैं उनके द्वारा इशू किया गया एक डॉक्यूमेंट है, उसमें शिप ओनर हैंड्स गुड्स टू चार्टरर, ठीक है। तो कोई शिप ओनर जो है वो ऐसा पर्सन जो चार्टरर, यानी कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ द जो सारा कुछ है, सारे गुड्स को लोड करना एंड देन ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है वो, ठीक है। चार्टर और नेम्ड एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चार्टर कैन साइन, तो चार्टरर खुद से साइन कर सकता है, कोई मास्टर है तो वो साइन कर सकता है। यूसीपी 600 के रूल्स इस चीज़ में क्या है, डॉक्यूमेंट मस्ट इंडिकेट द नेम ऑफ द कैरियर, जो भी कैरियर है उसका नेम होना चाहिए, एंड साइन कौन कर सकता है, कैरियर और नेम्ड एजेंट, ठीक है। ये जो कैरियर, इसका ओनर या फिर कोई एजेंट इसने डेजिग्नेट किया तो दे कैन साइन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मास्टर और नेम्ड एजेंट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर, मास्टर कैन बी अनदर एंटिटी, तो वो एनी सिग्नेचर बाय कैरियर, मास्टर और एजेंट मस्ट बी identified as that of that particular person only. Signature of agent must indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier, कैरियर या मास्टर के लिए साइन किया गया है वो बताना होगा। कैरियर मास्टर टू डिफरेंट पीपल इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। नो नीड टू नेम द मास्टर, अगर आप चार्टर बिल ऑफ लेडिंग कुछ केसेस में लेकर आ रहे हैं तो मास्टर का नेम डालना ज़रूरी नहीं है,
दीज नो लॉन्गर नीड टू इंडिकेट द नेम ऑफ द कैरियर। ठीक है, कैरियर का नेम अगर इंडिकेट करना ज़रूरी नहीं है तो मास्टर का नेम भी इंडिकेट करना ज़रूरी नहीं होगा। दे मे नाउ ऑल्सो बी साइन बाय द चार्टरर ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट टू एनविसाज अ सिचुएशन वेयर। ठीक है, तो चार्टरर खुद ही साइन कर सकता है, जो पर्सन है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द गुड्स, देन ही विल साइन। अदर जो ओनर है शिप का, उन सभी का नेम्स डालना ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। Okay, so let us see this question which can be asked in the exam. Dash explicitly defines a credit as any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking. ठीक है, तो irrevocable letter of credit के बारे में कहाँ पर हमने देखा है, तो इसको डिफाइन जो है आर्टिकल 2 में किया गया है। आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि मैंडेटरीली इफ एट ऑल देर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द लेटर ऑफ क्रेडिट की ये रिवोकेबल है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी इरिवोकेबल। तो बाय डिफॉल्ट इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 डेफिनेशन ऑफ इरिवोकेबल। ठीक है, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, बीएफएम पेपर जुलाई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द आर्टिकल ऑफ यूसीपी डीसी 600 विच डील्स विद डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वेवर एंड नोटिस इन दिस रिगार्ड इज डैश। ठीक है, डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल में, 12, 14, 16, 17? प्लीज डू लेट मी नो द आंसर in the comment box, and if you have any other queries you can always let us know on 814672 41 hello@edutab.co.in पर भी आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।